नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इश्यूज़ तो बहुत से हैं। हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो कश्मीर की कैंपेन को छोड़ के दौड़ गए, जहां पर उनके पास बंदे ही नहीं थे। बिलावल ज़रदारी भुट्टो 7 दिन के लिए अमेरिका पहुंच गए। अब से चंद दिन पहले जब कायरा साहब, जो कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही सीनियर तरीन रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो येलो स्टोन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ताल्लुक़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एक चैप्टर है, उसके इनविटेशन पे गए हैं जहां दुनिया भर के लीडरान को बुलाया जाता है और उसकी एक समिट मीटिंग होती है। तमाम बिलावल ज़रदारी भुट्टो बिल्कुल वाटर टाइट हैं। उन्होंने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं मैं वाशिंगटन नहीं जा रहा, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में हूँ। हुकूमत को ये शक है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो अमरीकी हुकाम के साथ मिलने के लिए गए हुए हैं। वहाँ उनकी किसी लॉबिस्ट ने या किसी ने उनकी कोई मुलाकातें जो हैं सेट की हैं न्यूयॉर्क के अंदर। और ये हुकूमत को लगता है परेशानी भी है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये अफवाह चल रही है कि अब PML नहीं बल्कि PPP जो है वो एक फेवरेट है ऑफ पावर्स दिवी अगले आने वाले इलेक्शन के लिए, और PPP के साथ मामला जो हैं वो तय पा रहे हैं। इसलिए हुकूमत जो है वो खासी तशवीश से देखती है बिलावल ज़रदारी भुट्टो की इस सडन डिसअपीयरेंस को। जो येलो स्टोन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कायरा साहब ने हमें बताया, हमने 4-5 दिन से उसको यानी बहुत उस पर बड़ी तहकीक की है। पूरे हफ्ते में हमें येलो स्टोन पार्क मिलता है, हमें येलो स्टोन का नेशनल जोग्राफिक के साथ एक सोसाइटी मिलती है, हमें येलो स्टोन पार्क के हवाले से जो बहुत दूर है, गालिबन मोंटाना में है, उसके अलावा से बहुत तहाशा कंपनियाँ मिलती हैं जो वहाँ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के आगे पीछे हमें येलो स्टोन की ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है। नेट के ऊपर अगर एक इतना इम्पोर्टेंट फोरम है जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ को बुलाता है, समिट मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह, हमने येलो स्टोन स्ट्रोक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी सर्च करके देखा है गूगल के ऊपर, लेकिन हमें येलो स्टोन के नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो ज़ाहिर है कि एक मौमा है हुकूमत के लिए भी, मीडिया के लिए भी, कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो आखिर न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिकुलेट लीडर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेरी वार्म वेलकम टू है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में है, मुझे ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर सासी पलोजो साहिबा, जो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इससे पहले मिनिस्टर रह चुकी हैं कल्चर एंड टूरिज्म की, और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को हेड भी कर चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज वेल। सेनेटर साहिबा, कुछ आप हमारी मालूमात में और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर सकती हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट क्या मीटिंग है अमेरिका में बिलावल ज़रदारी भुट्टो की 7 दिन की, कि वो आज़ाद कश्मीर के अहम तरीन इलेक्शन जो हैं पीपल्स पार्टी के, उनको छोड़ के न्यूयॉर्क पहुँच गए अमेरिका में? बहुत शुक्रिया। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुसलसल पाकिस्तान में ही रहे हैं और अपनी सियासी सरगर्मियों में मुतहरिक रहे हैं। बजट के सेशन में भी वो आगे आगे रहे हैं और इसकी भी ज़बरदस्त उन्होंने शुरुआत की, कैंपेन की भी। आज़ाद कश्मीर में अपने कैंडिडेट से भी वो मुसलसल राब्ते में रहे और ज़बरदस्त वज़ीराई मिली। इससे तो कोई इनकार नहीं है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा सवाल तो ये है कि अचानक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को छोड़ के, जो पीपल्स पार्टी के लिए एक अहम मार्का है सियासी, वो अमेरिका क्यों चले गए हैं और वहाँ अमेरिका में क्या करने लगे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं कोई मालूमात हमें मिल रही? ये इतनी PTI को इससे इतनी परेशानी आजकल है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक बंदा, एक नौजवान की आदत है, वो ज़रूर उनके दोस्त सहबाब होंगे, वो अपनी निजी जो है 4-5 दिन निकाल कर भी वो अगर कहीं गए हैं, इस दुनिया के ही किसी खत्ते में गए, मुल्क में गए हैं, जो 2-3 दिनों में वापस भी आ जाएंगे। पीछे आसिफा साहिबा भी हैं, फरयाल बीबी भी हैं, कमर जमा कायरा भी हैं, और सारे 7 दिन के लिए गए। आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं, लेकिन सेनेटर साहिबा, आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप ये कह रही हैं कि आपको नहीं पता कि पार्टी के चेयरमैन जो है वो अमेरिका क्या करने गए? नहीं, निजी दौरे पे गए हैं। उनको ज़रूर जो है अपने दोस्तों से मिलना मिलाना होगा, उठना बैठना होगा थोड़ा, अगर उनका पहले से ही प्रोग्राम तय था, क्योंकि फिर उनको कोई भी बीच में और टाइम नहीं मिल रहा। लोग क्यों जाते हैं, लोग क्यों बाहर निकलते हैं? थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है जिसमें आप थोड़ा सा उठते बैठते हैं दोस्तों के साथ। निजी दौरे पे चले गए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को छोड़ के? नहीं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को पीपल्स पार्टी को छोड़ के निजी तौर पे 7 दिन के लिए अमेरिका चले, और वो फिर वापस आकर वहीं से वो जो है कैंपेन शुरू करेंगे, जो 3-4 दिनों में वापस आ रहे हैं। इतनी बड़ी बात इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी बड़ी बात वो कैसे है। आई जस्ट डोंट गेट इट कि इसमें क्या, और इतनी फिक्र वो भी PTI को आजकल हो रही है हमारी कैंपेन की,
हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हमने जो पॉइंट्स रेज किए हुए हैं जो धांधली के हवाले से, उसका तो एक भी जवाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से नहीं आता। गंडापुर साहब से लेकर जो पैसे बांट रहे हैं हुकूमत पे। फवाद चौधरी साहब के कुलीग मेरे साथ हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है फारूक हबीब साहब से समझ लेते हैं। फारूक साहब वो कह रही है कि क्यों आपको, अगर वो निजी तौर पे गए, दोस्तों से उन्होंने मिलना था, आखिर थक गए, एम्बेसडर पे करते रहे, प्रेसिडेंट रहे, नेशनल असेंबली के अंदर तकरीरें करते रहे, आज़ाद कश्मीर गए, उनका राइट है वेकेशन करने का। अगर वो चले गए हैं एक प्राइवेट दौरे पे, तो आपको इतनी तशवीश क्यों? कोविड के दौरान चले गए, कोविड-19 में चले गए। अमेरिका में तो कोविड-19 नहीं चला, अमेरिका में तो उन्होंने ओवरकम कर लिया। सैर सपाटा करने गए हैं, तो इस तरह गए ना, हम सैर सपाटा करने गए। वरना माजी के अंदर तो आपको पता है कि कोंडालीजा राइस की कोविड का तो खतरा अमेरिका में नहीं चले, वो तो एक अलग बात है ना। कोंडालीजा राइस की अगर आप किताब उठा के देखें तो उसमें वो ये कहती हैं कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान अमेरिका ने डील करवाई थी। और आपके इल्म में कि लॉबिस्ट इन्होंने हायर किए हुए हैं, मार्क सीगल को 2008 से 2013 तक जो है इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने से अदा करवाए हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये किसी ढका छुपा नहीं है। जो वहाँ पर LLC रजिस्टर्ड है उसमें वो काम करते थे। अभी इन्होंने को लॉबिस्ट हायर किया होगा कि लॉबिस्ट दो चार लोगों को जो है वो मिला के आ जाएंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ तो ये है, मैं वाशिंगटन नहीं जा रहा। नहीं, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये कि इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। इलेक्शन कैंपेन में या तो ये है कि कश्मीर के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों ने जो है वो मुस्तरद कर दिया, या इनके पास कैंडिडेट वहाँ पे बहुत कम है, जिसकी वजह से कैंपेन को छोड़ के वापस चले गए। अब आप देखें ना, बिलावल साहब ने, आप ये देखें कि जब PDM के जलसे भरपूर तरीके से चल रहे थे तो PDM के जलसों को तरजीह नहीं दी थी उन्होंने, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन को तरजीह दी थी। उस वक्त तो अमेरिका नहीं गए, उस वक्त तो वो गिलगित बल्तिस्तान से कराची भी नहीं गए थे, क्लिफ्टन में अपने घर पर भी नहीं रहने गए थे, बिलावल हाउस में। अब जो है अमेरिका चले गए, तो ये है तो मानी खेज है ना। अच्छा, क्या वजह हो सकती है इसकी? सेनेटर साहब, मैं आपको 2 टुकड़े सुनाता हूं। 6 तारीख को जब कायरा साहब हमारे प्रोग्राम में आए तो उस वक्त भी हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया। प्रोफेसर कायरा साहब का जवाब सुनवाइए। बिलावल साहब, एक येलो स्टोन नामी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अजलास होता है हर साल, वो अजलास करते हैं। ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक जैली बॉडी है और इसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ लीडर्स को और उनके सरबराहान ममलकत को या सरबराहान हुकूमत को इनवाइट किया जाता है, और ये बाई इन्विटेशन होता है। पिछले साल ये वर्चुअल मीटिंग थी, पाकिस्तान से 2 या 3 लोगों को इनवाइट किया गया था पिछले साल भी, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी। सेनेटर साहब, हमने बहुत सर्च किया, अगर ये इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर है उसका गूगल पे कोई पेज होगा, किसी नाम से होगी, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज मिल नहीं सकी। हमें सिर्फ येलोस्टोन पार्क मिलता है जहां लोग तफरीह के लिए जाते हैं, वो बहुत दूर है न्यूयॉर्क से। कायरा साहब दुरुस्त फरमा रहे थे, उनकी पार्टिसिपेशन एक जगह पर ज़रूर है और वो अटेंड करेंगे। तो बहरहाल ये ओवरऑल एक निजी दौरा है, और उसको ये जो आप तो अभी कह रही थी कि निजी पे के दोस्तों को मिलने के लिए गए, अभी आपने कहा कि दोस्तों को मिलने के लिए गए। निजी दौरे में देखें डॉक्टर साहब, निजी दौरे का मकसद ये होता है कि आपकी कोई ऑफिशियल या पॉलिटिकल, हाँ एक आधी कॉन्फ्रेंस उसमें जो है वो सबके कुछ से छुपा के वो नहीं गए नेचुरली। वहाँ वाशिंगटन जो सबसे ज़्यादा खौफ था ना लोगों को, या पता नहीं क्या बड़ी बातें बन रही थी, और शेख रशीद साहब ने तो इतनी हल्की बात कह दी, या फवाद चौधरी साहब CV लेकर गए। अब हमें किसी CV की, हमारी कुर्बानियाँ हमारी जमहूरियत के लिए हिस्सा इतना है कि हमारा नाम ही भुट्टोस का जो है वो ग्लोबली जो है वो बोलता है। उसके लिए किसी, अभी आपने सुना ना फारूक हबीब साहब को ये कोंडोलीसा राइस की किताब के हवाले से भी कह रहे थे कि वहां मुलाकातें होती हैं, फिर पाकिस्तान में हुकूमत तय होती है। अभी इन्होंने इल्जाम लगाया। डॉक्टर साहब, मुझे इस पर थोड़ा सा बात करने का मौका दें। एक तो आपके इमरान खान साहब अगर बाहर जाते हैं, आपके मुख्तलिफ जो है जुल्फी बुखारी से लेकर सारे लोग, उन पर तो क्या क्या इल्ज़ामात या बात जो थी वो अलग। अगर अमेरिका जो हमारा दुश्मन मुल्क तो नहीं है, वो हम जो है बिल्कुल, अब मुझे भी मौका मिले तो ज़रूर मैं अपनी फैमिली के साथ 2-3 दिन छुट्टियों के लिए जाना चाहूँगी, लेकिन सारी बातें पानी के मसाइल ये वो सारी चीज़ें, लेकिन जब मिलेगा ज़रूर जाएंगे। अब बात यह है कि उसमें सुने इनके वज़रा तो सारे मनमानियों के लिए, घूमने फिरने के लिए जाएं। हमारे चेयरमैन साहब जो यहाँ बजट में भी मौजूद थे हर चीज़ में, और इनको हमारी कैंपेन की इतनी फिक्र है, वहाँ धांधलियाँ मल्टीपल किस्म
किस्म की हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है, गंडापुर साहब से लेकर दूसरे लोग, और पैसे बांटे जा रहे हैं, वफाकी वज़ीर के पास वो जवाब नहीं है, उसका पूरा खमेजा। और दूसरी चीज सीवी देने की, डॉक्टर साहब यू एंड आई नो इट वेरी वेल, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है। हमारी जो है, हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा मैनिफेस्टो, सेनेटर साहब, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना कि यू हैव टू कम क्लीन। जब आप लोग शफाफियत से कोई बात बता ही नहीं रहे, आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपनी पार्टी की, कायरा साहब कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रही हैं, आप लोग बता चुके नहीं रहे, इसलिए शकूक पैदा हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले हफ्ते ही कोर्ट जो हेयरिंग थी, हम तो कोर्ट भी भुगत रहे हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब जो भी विक्टिमाइजेशन है पार्टी भी भुगत रही है, तो वो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि हाँ एक कॉन्फ्रेंस से वो उसमें भी शरीक होंगे। तो उसमें छुपाई तो हमने कोई चीज नहीं थी, अभी बिलावल साहब गए भी नहीं थे तो तभी हमने बताया था। बात यह है, लेकिन इस दौरे को लेकर जैसे सीवी वाली बात मुझे बड़ी मायूब और खराब, और ये हंसने वाली बात है, ये हंसने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां जो हैं और ग्लोबल जो रीजनल पीस के लिए जो उनका जो इक़दाम है, जो जमहूरियत के लिए जो पेशरफ्त है और उसमें एक स्टांस है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमें किसी की सीवी की जरूरत नहीं है। हम जरूर चाइना हो, अमेरिका हो, हम सबके साथ जो है, कह रही है कि बहुत ही ये एक फजूल इल्जाम है। ये जाती ले लेते मिनिस्टर साहब का जवाब इसमें ले लें। बेसिकली मुझे जो चीज समझ चाहिए, सेनेटर साहब ये फरमा रही हैं, सेनेटर साहब ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो की एक शख्सियत है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनकी एक शनाख्त है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो नवासे हैं, उन्हें सीवी वगैरह कैरी करने की इस किस्म के इल्ज़ाम आप क्यों लगा रहे हैं? वो एक मीटिंग तो कोई क्रेडेंशियल्स नहीं हुए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। अमेरिका सीवी क्यों लेगी? बीबी शहीद के बेटे हैं, चले इसमें तो कोई शक नहीं। वो आसिफ अली जरदारी के भी तो साहिबजादे हैं ना, उनके भी तो फर्जंदे अर्जुमंद हैं, एक्स प्रेसिडेंट के बेटे, और उनके फर्जंदे अर्जुमंद हैं, और उनके बहुत सारे मामलात के जो हैं वो वारिस बने हुए हैं, और उनके लिए काफ़ी जो है वो एनआरओ ढूंढते रहते हैं। आपको हमने बताया ना कि क्यों शक है, हमने बताया ना कि अबू बचाओ मुहिम चल रही है। आपको क्यों शक है? देखिए बात देखिए सीवी की बात उस कॉन्टेक्स्ट में होती है ना, जब बंदा किसी नौकरी के लिए बेरोजगार हो और इधर उधर हाथ पांव मारे, तो अपने मुल्क में नौकरी ना मिले तो फिर बैरून मुल्क नौकरी के लिए निकल पड़ते हैं। आपको क्या उसमें फिर सीवी लेके जाते हैं साथ। पीपल्स पार्टी तो सीवी तो जरूरत होती है ना एक अमेरिका की मदद से। देखिए ना, आप डॉक्टर साहब किसी जगह नौकरी के लिए अप्लाई करें तो आपको सीवी तो देना पड़ता है ना, देना पड़ता है। तो ये सीवी वाली कौन सी मायूब बात है, इसमें कौन सी कोई गलत बात है? सीवी तो हर बंदे ने बना के रखी है। शक क्या है? अगर पीटीआई को सीवी के अंदर देखना ये क्रेडेंशियल्स क्या है, आया कि मसलन उसमें क्या लिखेंगे कि मैं वसीयत के ऊपर जो है वो एक चेयरमैन बन गया हूँ, पर्ची चेयरमैन बन गया हूँ एक पार्टी का, या मैं कोई स्ट्रगल करके आया हूँ, या ये मैंने अर्न की है, या मैंने कोई बहुत मारे खाई हैं, जेलों में गया हूँ, घोड़े खाए हूँ, मेरी जमहूरियत के लिए बड़ी कुछ स्ट्रगल है, ऐसी तमाम चीज़ें तो उनकी सीवी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सीवी अगर मेरे सामने आएगी मैं तो किसी जॉब के लिए कंसीडर नहीं करूँगा। आपकी जो मेन हलीफ है मेन जगह पे बैटल ग्राउंड में पंजाब में, वो तो है PMLN, जो कश्मीर में भी आपको चैलेंज कर रही है। यहाँ पे आपको क्या शक है कि अमेरिका में मीटिंग्स कर लेंगे? देखें, नहीं, आप लोग खुद कहते हैं कि उनकी एक रीजनल पार्टी है, सिंध की, देखें वो अलग क्या? देखें वो तो हमारा कंसर्न नहीं है। देखें एक बुनियादी चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ ये है कि हर वक्त एक टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मौका होता है ना। एक तरफ जो है वो आप एब्सोल्युटली नॉट की पोजीशन लेके खड़े हैं, एक तरफ आपको कौमी सलामती की कौमी असम्बली की कमेटी ब्रीफिंग्स दे रही है कि US जो है वो हेस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान से निकल गया है और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अब एक दूसरे को लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उसका जो इफेक्ट आएगा वो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस जो है वो महाजरीन की शक्ल में आ सकता है। पाकिस्तान के अंदर उस लड़ाई की जो वहाँ पर आग लगी हुई है, उस आग के जितने शोले हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी आ सकते हैं। तो पाकिस्तान ने पहले भी फेस किया $150 अरब की इकानमी का नुकसान, 70,000 जानों का ज़्यादा, जिसके ऊपर इन्होंने कभी बात ही नहीं की, माजरत खाना रवैया इनका रहा। अब भी इस मौका के ऊपर जहां पर मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो एक स्टेटेड पोजीशन लेके खड़े हुए हैं, ऐसे मौका के ऊपर आप जाकर कमज़ोरी दिखाएं तो फिर सवाल तो उठता है। सेनेटर साहब बेसिकली अब ये कह रहे हैं, मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि एक ऐसे मौके पे जब इनके वज़ीर आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को बेसिस देने से इनकार कर दिया, एयर कॉरिडोर भी अभी तक नहीं दिया, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा है, वहाँ से जिस तरह से बैग्राम एयरबेस को खाली किया है, वो एक पैनिक की सिचुएशन में, इसमें एक की ऑपोजिशन लीडर जो है बिलावल जरदारी भुट्टो वो अमेरिका जाके 7 दिन के लिए बैठ जाता है न्यूयॉर्क में, तो शकूक पैदा होते हैं कि वो अमेरिका जाकर कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ डील कर रहे हैं।
वो इस साल बीच में लाइन कट गई थी, तो मैंने अपने भाई की बात तो नहीं सुनी, जवाब उनका यही कहा है लेकिन हाँ यही मैंने सम अप कर दिया है, जो कुछ ये कह रहे थे मैंने सम अप किया। बिल्कुल दुरुस्त। अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा प्लीज। उसमें यह है कि कौमी सलामती कमेटी के हवाले से भी हमने ही ये बात और डिमांड रखी थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और जो मीटिंग हुई तो उन्होंने न सिर्फ पार्टिसिपेट किया अपने डेलीगेशन के साथ, उन्होंने इसको पॉजिटिव एक हेल्दी एक्सरसाइज कहा। उन्होंने कहा हमने भी अपनी रिकमेंडेशन रखी है, अभी जो बाकी मीटिंग होनी है उसमें भी हम भरपूर जो शिरकत करेंगे। ये होना चाहिए कि सारे इस चीज़ में ये जो कौमी इशूज़ है। अब देखें, आप खुद मुझे बताएं कि एक तरफ अफगानिस्तान के जो है बॉर्डर के उस तरफ जो है संगीन मामलात हैं, जो तालिबान की जो सूरत हाल है वो यानी एक बहुत बड़ा उससे लावा भी निकल सकता है और निकल भी रहा है। और इस हवाले से हमारे शेख रशीद साहब आए दिन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सीरियसनेस की हद ये है, उनको ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से जिसमें हमारी पूरी लीडरशिप है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बाकी इश्यूज को डिस्कस करने बिलावल न्यूयॉर्क मैं आ रही हूँ वही साहब। देखिए, बिलावल साहब एक निजी दौरे पे गए हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस की सच्ची बात है कि मेरे पास भी वो डिटेल्स नहीं है जो मैं कहूँ कि भाई ये चीज़ है ये, लेकिन मुझे जो पता है वो ये कि उनकी निजी एक पर्सनल दौरा भी होता है, और आप और हम भी जब मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ 3-4 दिनों के लिए, उनका तो इतना हेक्टिक रहा है। तो अगर चाइना जाए, अमेरिका जाए या यूरोप जाए, इसमें खराबी क्या बात है। और पीपल्स पार्टी तो सब ममालिक के साथ खारजी मामलों में हम चाहते हैं दुश्मनियां नहीं बनानी, लेकिन जो हमारा कौमी स्टांस है, जो हमारा जो मैनिफेस्टो भी ये कहता है, हम पहले पाकिस्तान का इस्तेकाम देखेंगे, पाकिस्तान की सलामियत देखें, अपने बॉर्डर्स को हम मजबूत करना चाहेंगे। हम अपने डोंट वांट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी के हाथों भी नहीं। और माजी में भी जो है जंग मुस्तरद भी की गई या दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फर्म स्टांस लिया। अभी भी जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के हवाले, हम बिल्कुल रीजनल पीस के हामी हैं, उस हवाले से हमारी है, लेकिन इसको साथ नती करना, चूंकि हम आजाद कश्मीर में धांधलियों की हम बातें रख रहे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं। और एक तरफ फवाद साहब जो हम 40 के करीब हमारे कैंडिडेट्स हमने जो है वहां फाइल किए हुए हैं, उसको मैं अब तक की मैं ब्रेक ले लूं सेनेटर साहब, मैं ब्रेक ले लूं। अब तक की सिचुएशन को, अब तक की जो डिस्कशन है, अगर मैं उसको सम अप करूं कि पीपल्स पार्टी का और सेनेटर साहिबा का मौकफ यह है कि बिलावल जरदारी भुट्टो एक निजी दौरे पर 7 दिन के लिए अमेरिका गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस आएंगे, कश्मीर की कैंपेन चलाएंगे। हुकूमत को शक यह है कि बिलावल जरदारी भुट्टो एक ऐसे मौके पर, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही सख्त मौकफ लिया है अमेरिकन बेसिस के हवाले से कि नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, बिलावल जरदारी भुट्टो वहाँ पर कोई मुलाकातें करने के लिए गए हैं और पाकिस्तान के मौकफ में कमज़ोरी जो है वो दिखा रहे हैं। वापस आते हैं और वापस आने के बाद और इश्यूज पे देखते हैं, जहां पर हुकूमत को खासा सेटबैक हुआ जब हाई कोर्ट्स ने करप्शन के जो केसेस थे नैब के, वहां पर PMLN के लीडरान को उन्होंने बेल देते हुए बहुत ऐसे कमेंट्स लिखे हैं जिससे हुकूमत के मौक़िफ़ को एक नुकसान पहुंचता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बहुत से करप्शन के केसेस हैं जो किसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले मैंने बात की कि कैसे 7 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को हाई कोर्ट्स ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ साहब के केस में जो बेल देते हुए, फिर एहसन इकबाल साहब का डिटेल जजमेंट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर खाकान अब्बासी साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस किस्म की स्टेटमेंट्स लिखी, जो फैसलों के अंदर जो रिमार्क्स दिए, वहाँ से सियासी तौर पर लगता है कि हुकूमत जिसने एक स्टैंड लिया हुआ है करप्शन के इन केसेस पे, उसके सियासी मौक़िफ़ को एक खासा सेटबैक जो है वो मिलता नज़र आता है। अब इस किस्म के बहुत से केसेस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के ख़िलाफ़ नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ 9 केसेस हैं, जिसमें पाकलेन का केस है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड्स का केस है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ केन ग्रोर्स का केस है, फिर एक फेक अकाउंट्स का केस है जहां 40 अरब रुपए से ज़्यादा के पैसे जो हैं वो गरीब लोगों के अकाउंट्स में से मिले थे, ये वो केस है जिस पर एक GIT भी बैठी थी, और फिर मैनहट्टन अपार्टमेंट का केस है। फरियाल, इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, फिर उनकी ज़मानत हो गई। फरियाल तालपुर जो हैं वो भी जून 2019 में गिरफ्तार हुई थी, 6 महीने के बाद उनकी भी ज़मानत हो गई, उनके खिलाफ भी केस है। खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ भी ये केस जो है करप्शन का, शर्जील इनाम मेमन जो हैं उनके खिलाफ भी केसेस हैं, और अनवर मजीद जो हैं जो पार्टनर बताए जाते हैं आसिफ अली जरदारी, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। लेकिन ये केसेस भी किसी कंक्लूजन के कन्विक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हुकूमत को सियासी तौर पर एक सेटबैक है। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मिनिस्टर साहब, इस पर क्या पर्सपेक्टिव आपकी पार्टी और हुकूमत का? देखें, बात यह है, जो जहाँ तक केसेस की बात है, पहले
पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो ये इस्टेब्लिश कर लें कि इस मुल्क के अंदर दोनों पार्टियों का मुकमुका था। करप्शन इन पीपल्स पार्टी ने भी की, ये तो अदालतें मैं उसी जाने पा रहा हूँ। जो एहतसाब का अमल है इसको तो कभी पानापनी नहीं दिया गया, इसको तो कभी मजबूत ही नहीं होने दिया। अब अगर नैब जो है वो 450 अरब रुपया रिकवर कर चुकी हुई है मुख्तलिफ केसेस के अंदर, करप्शन के केसेस है ना, इनके अदवार के अंदर ही हुई है, इनके दौरे हुकूमत में ही हुई है। 33 अरब रुपया जो है वो आसिफ अली जरदारी के मुतलका जो लोग हैं, जो उनके फ्रंट मैन्स हैं, जो जाली अकाउंट्स के अंदर जमा कर चुके हैं, वो 33 अरब तो वो है जरदारी साहब की जेबों में इतना करप्शन का पैसा भरा हुआ है कि अगर वो 4 कदम चलेंगे तो उतने पैसे तो वैसे जेब से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जेबें करप्शन से पैसे से भरी हुई हैं। अब बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है, अगर आप नवाज शरीफ का केस देखें तो नैब अदालत से उनको सज़ा होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के लिए जाते हैं, अपीलें मुस्तरद होती हैं, सज़ा बहाल हो जाती है। मरियम सफदर क्या कर रही हैं? अपने ही केस के अंदर अपील है, 6 माह से उनका वकील 6 इल्तवा ले चुका है, केस को लंबा कर रहे हैं। वहाँ पर अदालत को रिमार्क्स देने पड़ते हैं कि आपको अगली बारी चारपाई भी यहीं बिछा देंगे और आप लेट के आर्गूमेंट्स दे दिए अगर आप आर्गूमेंट्स नहीं दे सकते। इसी तरीके से जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर्ड साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बड़ा मशहूर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आपका जो राइट है आपका बेल लेना, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि जब आप बेल के फैसले दें तो उस बेल के फैसले में आप केस के मेरिट्स डिस्कस नहीं कर सकते। जो मेन फैसले पे ट्रायल कोर्ट के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ट्रायल कोर्ट के ऊपर ट्रायल कोर्ट के ऊपर ये हो नहीं रहा ना, हो नहीं रहा। देखें, अगर हो नहीं रहा तो ये मतलब नहीं है कि अगर किसी कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं तो नैब का कोई एविडेंस कमज़ोर है या नैब अपने केस को साबित नहीं कर पाया। बहुत सारे इनमें से लोग हैं जो नैब के सेक्शन 9 के तहत जिनके ऊपर केसेस हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स के। जब एसेट बियॉन्ड मीन्स का हो कि ये घर मेरे पास है, बंगला मेरे पास है, बैंक बैलेंस मेरे पास है, मेरे ये डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं ये मेरे पास कहाँ से है, इसका सोर्स तो मैंने बताना है, अनडिक्लेयर्ड का भी मैंने बताना है, मेरे बहन भाइयों के एसेट्स भी देखे जा सकते हैं सेक्शन 9 के तहत, सबका रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है जब आप ऑफिशियल पोजीशंस पे रहे हों। तो वो केसेस अपनी जगह पर है, उसके ऊपर मासूमियत अभी इन्होंने साबित करनी है। बाकी ये जो चीज़ें आती हैं, बेल मैटर नहीं करती, ये जो चीज़ें आती हैं ये सिर्फ मीडिया के ऊपर एक इन्होंने मिथ क्रिएट करने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप शहबाज शरीफ का केस देखें, FIA में जब जाते हैं वहाँ जाके आगे अजीब बात कर देते हैं, जी मेरे से FIA वालों ने सवाल बड़े गलत तरीके से किए, तो आपको क्या 5 स्टार होटल के अंदर जाकर एक कंडीशन रूम से सवाल पूछे? आप सलमान शहबाज को वापस बुलाए ना, जो अगर एहतसाब के हवाले से इतना संजीदा है, तो के सलमान शहबाज अगली फ्लाइट पकड़ के मुल्क में वापस आ रहा है, आए क्यों नहीं आते? सेनेटर साहब, आपके लीडरान पे ये इल्ज़ाम है कि केसेस को लटका रहे हैं, बेल पे उसको आगे चला रहे हैं, सब्सटेंटिव जवाब दे नहीं रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर चीज़ों को लटका रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता लटक के केसेस ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, अब इस पर भी मुझे नहीं पता कि हम हंसे या रोए। पहली बात ये कि PTI के हवाले से तो उनके जो हमारे खिलाफ एलिगेशन से लुक हुज टॉकिंग और द वे दे हैव बीन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और जो अपने क्रोनीज को उनको बचाने के लिए हर मुमकिन, बल्कि जो नामुमकिन भी है ना, वो भी इनके पास वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। खैबर पख्तूनख्वा के मामला तो ऐसा पोटी बंद हो जाती है, सर्वेस में उनका नाम ही जो है खैबर पख्तूनख्वा के फैक्ट्स फिगर्स निकाले जाते हैं, उनके लोगों को जो है इस तरह कटड़े में, ये कटेड़ा भी खुद लगाते हैं, ये मुनसिफ भी खुद बनना चाहते हैं। अब यहाँ आए अपोजिशन जो है, चूंकि उनका जमहूरी राइट है कि रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर वो पीसफुल तरीके से बिल्कुल उनको जो है वो उनकी जो भी कारनामे 3 सालों में 3 साल बड़े होते हैं, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। खासकर एनर्जी के शोबे को आप देख लें, फिर बजट में भी देख लें, खुद वो हर वक्त जब भी थोड़ा सा भी खान साहब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी भी बात आती है तो वो कहते हैं कि मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के साथ इनके झगड़े, अगर वो मनपसंद उनके रिजल्ट न बने, हमारे लोग तो पूरी सुनवाइयों पर भी जा रहे हैं, केसेस को भुगत रहे हैं, न डरे हैं, न हम छुपे हैं, न मुल्क से बाहर गए, यहाँ बैठकर हम जो है हर चीज की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करें, क्योंकि हमें पोटेंशियल है, हमने सरवाइव किया है और अब उनको टफ टाइम दे रहे हैं। ये बड़ी जीत है, आधी जंग हम जीत चुके हैं इन हालात में भी, और वहां ये क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, शेख रशीद साहब जैसे लोग हो या उनके खुद काबीना के लोग जो खुद अपने इदारों पे FIA पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क से लगाया था, अपोजिशन ने नहीं लगाया था, यही मोशन लेकर सेनेट में आए थे कि FIA का क्या है, हमने दफा किया था, हमने। और
अभी भी कार्ड निकाल के आप देख लें। इलेक्शन कमीशन में भी ये क्वेश्चन मार्क क्या कौन लगा, ओवरसीज वाला मामला भी हो, तो जिस जहां जहां पाकिस्तान के इस्तेकाम की भी बात आ रही है, तो ये सिर्फ अपने इतनी सेल्फिश होना कि अपना फायदे वाली चीज निकालने के लिए ये रूल्स तक जरा मिनिस्टर साहब का जवाब ले रहे ढांचे को भी रात बीच में ऑर्डिनेंस के तहत वो चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ अपोजिशन के खिलाफ क्या अकाउंटेबिलिटी। मिनिस्टर साहब का इस पे जवाब ले लेते हैं। बेसिकली मैं समझ करता हूं आपके आर्गुमेंट को कि ये इंतकाम नहीं है तो क्या है। सेनेटर साहिबा जी सेनेटर साहिबा ये कह रही हैं कि हमारे लीडरान यहाँ से दौड़े नहीं, वो बात तो आपका इशारा पीएमएलएन की तरफ है कि बच्चे चले गए वगैरह, हम यहाँ बैठ के मुकाबला कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी पार्टी का ताल्लुक है, आपकी पार्टी का सबके साथ झगड़ा है, अदालतों के साथ झगड़ा है, जज साहिबान के साथ झगड़ा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से झगड़ा है। नहीं देखें, बात ये हमारा क्यों झगड़ा होगा किसी के साथ, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं। हम तो देखें, हम तो इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए, कोई भी हो, क्या वो कानून से बड़ा है, आइन से बड़ा है, कोई भी नहीं बड़ा। सबके ऊपर लॉ जो है वो किसी न किसी तरीके अपना हिसाब सबको किसी न किसी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और अगर अदलिया का फॉरम है तो अदलिया के फॉरम के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहाँ कैसे जाना है उसका पूरा एक तरीक़ाकार मौजूद है, वो उसको फॉलो होता है। बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है, बुनियादी तौर पर मामला ये है कि यहाँ पर इन दोनों जमातों ने एक पॉलिसी अवाम में ये दे दी कि इक़्तिदार में आओ, माल लगाओ, इक़्तिदार में आओ, फिर खूब रज के माल बनाओ, उसके बाद कहो खाता है तो लगाता भी है, यानी कौम का अखलाकी लेवल नीचे ले जाओ। यानी कि मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, इक़्तिदार दिया जाए, वहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, आपसे पूछा ना जाए। आपके दौर के अंदर जो है, आपने जब सियासत शुरू की उस वक्त आपके सासे क्या थे? आज आपके बैरून मुल्क के एक ने सरे महल बनाया हुआ है, स्विस बैंकों के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, एक वज़ीर आज़म आप अपना नाहल करवा लेते हैं खत ना लिखने की सूरत के अंदर, एक एवन फील्ड के महलात में बैठे हुए हैं, आज वहाँ बैठ के ठंडी हवाओं में पोलो मैच देख रहे हैं। फिर इनसे जब सवाल पूछा जाए तो ये कहते हैं हमसे सवाल भी ना करें, ये कहते हैं जी अच्छा नवाज शरीफ का सारा ख़ानदान मफरूर हुआ है। तो अयान अली किसके पैसे लेके, हम तो नहीं, अयान अली किसके पैसे लेके जा रही थी, अयान अली किसके पैसे लेके जा रही थी? क्यों लतीफ़ खोसा उसके वकील बने? जरदारी साहब के जो बड़े खासम खास हैं वो टोटल हो गया ना, एनएल भी रिहा हो गई, केस भी खत्म हो गया, साबित कुछ नहीं हुआ। बुनियादी चीज़ क्या, बुनियादी चीज़ ये है, चीज़ें तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। आज अगर आप देखें तो रोशन सिंध के नाम के ऊपर क्या हुआ, 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो सिंध के अंदर चूहे खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पर जो सिंध के अंदर एहतसाल हुआ, लोगों का कराची के लोगों को कुछ नहीं मिलता। आप ये देखें कि टैक्स कलेक्शन इनकी जो है वो टैक्स कलेक्शन वफात से 2000 सेनेटर साहब को जवाब 3 सालों में वफात से 2000 अरब रुपया इनको मिला है। जी सेनेटर साहब, आप वो है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप एग्रीकल्चर जो है की बात करते हैं, लास्ट बजट में तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं था, इस दफा आपको डर हुआ है कि ये डिसॉल्व हो जाएंगे असेंबलीज, या आपके शायद आखिरी साल है, नए इलेक्शन ना हो जाए। इसके बावजूद आप नाकारा रहे हैं, आपकी नाअहली तो यानी चीख के बता रही है। आपका कौन सा सेक्टर है, आप मुझे बताएं ना, कौन सा इक्तिसादी सर्वे आप देख ले, अपने मनपसंद कॉलोनीज को छोड़ के सारी चीज नेपोटिज्म पे है। फिर जब मामला निकलते हैं फिर आप अपने वज़रा को घर भेजकर फिर नई वजारत देकर फिर उनको लेकर आते। इस तरह नहीं होता फारूक साहब, ये जो आप अभी गिनवा रहे हैं ना, हकीकत ये है कि एनर्जी में गैस, ऑयल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो आपने ब्लंडर किए हैं आपकी हुकूमत ने, जो चीजें मैनेजेबल थी, जो चीजें ठीक हो सकती थी, आपने पूरे पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ दी। अब ऊपर से पेट्रोलियम की जो है लेवी 13 सालों में एक नाला तो साफ हुआ, आप गैस और बिजली की बात जो है आपके मिनी बजट आने वाले हैं। कुड यू प्लीज टेल मी, नहीं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मैं गलत कह रही हूँ कि मिनी बजट अभी नहीं आएंगी? जो ढकोसले आपने बजट में दिखाए, जो चेहरे आपने दिखाए कि होश रबा तरीके से ये होगा वो होगा, सिंध की तो आपने स्कीम्स ही काट दी, दूसरे सूबों के साथ भी ऐसा किया होगा, एनएफसी के बगैर चीजें। अब उसको कवर अप करने के लिए फारूक साहब ये भी चीज कोई आपसे सीखे। लेकिन हर चीज साहब का भी और फारूक हबीब साहब का भी बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन आपने देखी हुकूमत और अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, जहां बहुत तशवीश ये भी है हुकूमत को कि बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो 7 दिन के पुरसरार दौरे पर जो अमरीका चले गए हैं, उसका मकसद क्या है। बहरहाल इस तमाम डिबेट का नतीजा, इसका जो फैसला है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जब मैं वापस आता हूं ब्रेक के बाद, हम देखेंगे कि पोलियो के हवाले से कैसे चंद नौजवान व्लॉगर्स जो हैं
वो बहुत एक स्ट्रगल कर रहे हैं और उस पैगाम को आवाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पोलियो वैक्सीनेशन के पैगाम को। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे वक्फे से पहले मैंने कहा कि जब वापस आएंगे तो पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे कि कैसे पोलियो गुज़श्ता 20 बरस से पाकिस्तान की रियासत, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल हुकूमतें जो है पोलियो की बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं। बाकी सारी दुनिया ने इस मोहलक मरज़ पे तकरीबन काबू पा लिया है। पाकिस्तान उसके और अफ़गानिस्तान दुनिया के 2 इलाके हैं जहां अभी तक पोलियो जो है वो बाज़ इलाकों में उसकी बहुत ही कसरत से, बहुत इंटेंसिटी से ये पाया जाता है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं 2 बहुत ही यंग वीलॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आसिम कमाल और ईसा खान औरकज़ई। एक लाहौर से होकर ज्वाइन कर रहे हैं, एक पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, जो अपने वीलॉग्स के ज़रिए सोशल मीडिया में आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सेफ है, पोलियो का मुकाबला करना है। वेरी वार्म वेलकम टू आसिम कमाल एंड ईसा खान औरकज़ई। ईसा खान औरकज़ई, पहले मैं आपसे शुरू करता हूं, आप पेशावर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके चैनल का नाम है जिंदाबाद वाइन्स, आसिम कमाल के चैनल का नाम है आर वाइन्स। ये जो वाइन्स लफ्ज़ है इसकी क्या अहमियत और सिग्निफिकेंस है? VINES। जी, वाइन्स का मतलब ये होता है कि पिलाना, जैसे कि अंगूर की जड़ फैलता है ना, इसलिए हम लोगों ने वो जिंदाबाद वाइन्स रखा है। हम लोग अपनी वो पेज को इतना पिलाएंगे ना कि जैसा कि अंगूर की जड़ फैलते हैं ना, इस तरह हम लोग इस पेज को प्रमोट करेंगे। अच्छा, ये है। अच्छा, इसकी आसिम कमाल जी, ये जो जी खैबर पख्तूनख्वा में और अफ़गानिस्तान में ही अब पोलियो क्यों एंडेमिक है, इसकी क्या वजह है कि बाकी इलाकों में पाकिस्तान में इस पर तकरीबन काबू पाया गया है, लेकिन जो हमारी पश्तून पॉपुलेशन है उसके अंदर एक कम्युनिकेशन गैप है, वहाँ तक नहीं हम हुकूमत पहुँच पा रही, क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे दोबारा इस कैंपेन के ऊपर बात करने का मौका दिया। बेसिकली ये खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी अवेयरनेस फैल गई है काफ़ी हद तक। ये गांव साइड पे जो है वो पोलियो को अभी तक नहीं मानते। उनके जहन में अभी शायद अवेयरनेस इतनी नहीं है इसकी, या मतलब अभी तक उन तक कोई पहुंचा नहीं है उनको ये बताने के लिए कि ये पोलियो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो ये गांव साइड पे ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। उन लोगों की थिंकिंग, उन लोगों की सोच ये है कि पोलियो की वजह से उनके बच्चों के मुस्तकबिल इफ़ेक्ट होगा, उनकी ज़िंदगियों पे कोई असर पड़ेगा, या कोई साजिश है। तो ये हमें चाहिए और हम जैसे यूथ को चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारा अभी लिंक है वो सोशल मीडिया से है, तो हमारा जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो के ऊपर वीडियोस बनाए, अवेयरनेस फैलाए, ताकि उन तक जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं उन तक ये अवेयरनेस पहुंच जाए, ये बात पहुंच जाए, ये मैसेज पहुंच जाए कि पोलियो से बच्चों को कोई नुकसान नहीं बल्कि उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद है। आसिम, इसकी क्या वजह है कि 20 बरस से हुकूमत इस पे कोशिश कर रही है और पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों की ज़िंदगी बचाती है, उनको इस मोहलक मरज़ से, अपाहज होने से बचाती है, लेकिन क्या फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की और जो सूबाई हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ये उनका कम्युनिकेशन फेलियर नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का, कि अभी भी गांव में, देहात में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कन्विंस नहीं हैं, जो समझते हैं कि वैक्सीन जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है, वो बीमारी होने देते हैं लेकिन वैक्सीन नहीं पिलाते? तो ये मैं जिस तरह मैंने अभी भी बोला, और ये अवेयरनेस की कमी है। हमें ये चाहिए, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये गांव साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का, इस कैंपेन का अवेयरनेस फैलाए, घरों घरों तक ये बात पहुंच जाए, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे उनके सामने किसी ऐसे बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जो कि उनकी फैमिली इस चीज़ से राज़ी हो, ताकि उनके जहन में ये बैठ जाए कि ये बच्चों के लिए मुफीद है, उनके मुस्तकबिल के लिए, और उनके बच्चे जो पोलियो जैसी बीमारियाँ हैं, जो माजूरी से बच सकते हैं, और मुस्तकबिल का मुफीद होगा। जी, ईसा खान औरकज़ई, आप पेशावर में है, खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला बहुत है, 20 बरस से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसमें शामिल हैं, बहुत सी NGO कम्युनिटी भी है। क्या वजह है कि लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुँच पाता?
पहले इसके ऊपर हुकूमत काम नहीं करते थे ना, तो लोग बहुत डरते थे कि यार पोलियो कैसे पिलाएं। ज़्यादातर लोग अभी भी नहीं पिलाते पोलियो। अभी हम लोगों ने भी वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह और भी बनाएंगे, और लोग भी बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों में शऊर आया है, पोलियो के कतरे पिलाते हैं। ये तो उनके बच्चों के लिए, हिफाजत के लिए, ये फ्यूचर के लिए, उसकी फ्यूचर बच जाएगा। ये पोलियो कतरे ये एक ऐसा बीमारी है ना कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पोलियो के कतरे है। ईसा खान औरगज़ई, आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस चैलेंज पे जब आप कूदे हैं और अपने वीडियोस बनाते हैं? क्या आपकी हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए आप समझते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं तो खुद अपने बच्चों को, अपने भतीजों वगैरह को पोलियो के कतरे पिलाता हूँ। ज़्यादातर लोग डरते हैं इससे, और आसिम भाई ने बात की है कि अवेयरनेस नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनाएंगे, और लोग भी वीडियो बनाएंगे। सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर वीडियो बनाए, ताकि हम लोगों के जो बच्चे हैं उसकी फ्यूचर बच जाए पोलियो के मरज़ से। आसिम खान, अब तक जो आप लोगों ने अब तक क्या कुछ किया है और उसका क्या रिजल्ट निकला है? हमने तो इससे पहले वीडियो बनाई है, और लोगों को यही पैगाम हमने दिया है कि देखो, मैं अपने बच्चे को, हर बंदे को, हर माँ बाप के लिए बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे अहम होता है। तो अगर इसमें रिस्क होता तो मैं अपने बच्चे पे कभी भी नहीं लेता। तो मैंने यही वीडियो बनाई है। मैंने अपने पख्तून कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैंने ये पैगाम दिया है कि पोलियो के कतरे से बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं होती, उनका मुस्तकबिल तबाह नहीं होता, बल्कि ये उनके फ़ायदे के लिए। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं इस किस्म की वीडियोज़ बनाऊँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कैंपेन का हिस्सा मत बनो, ख़तरा है आपकी लाइफ के लिए भी। मैंने कहा नहीं, ख़तरा क्यों होगा, जब मुझे मेरे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है तो एक आवाज़ उठाना भी सदका जारी है। जी। तो आसिम, अब तक कितनी वीडियोस आपने बनाई हैं और अब तक क्या रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं? वीडियो तो अभी मैंने एक ही बनाई है, और अभी ये दोबारा एक फेसबुक लाइव सेशन करूंगा इस कैंपेन के हवाले से ही, इस पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को आगाह करूंगा। और अभी इंस्टाग्राम पे भी मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल करें। और जितने भी मेरे पठान भाई या उर्दू स्पीकिंग या जितने भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोग मुझे जानते हैं और इस कैंपेन के ख़िलाफ़ है, तो उन तक मेरा ये कोशिश है कि उन तक मैं ये अवेयरनेस फैलाऊँ, उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि पोलियो वैक्सीनेशन से बच्चों की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है और ना ही ये कोई साजिश है। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया को क्यों आपने, औरगज़ई साहब, ईसा खान औरगज़ई, क्या मतलब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ पर क्या आपकी थिंकिंग है, या स्ट्रैटेजी है, या हिकमत अमली है? हम टेलीविज़न पे इसके हवाले से बात करते हैं, अखबारात भी बात करते हैं, हुकूमत भी बात करती है। सोशल मीडिया आप क्यों समझते हैं कि ज़्यादा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी वहाँ पर? सोशल मीडिया में हम लोग वीडियोस बनाते हैं, लोग हमें बर्दाश्त करते हैं, हम लोगों की वीडियो देखते हैं, हम उन लोगों को अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसी वीडियो बनाएं कि लोगों के लिए फ़ायदा बन सके। तो इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए देहात में, क्योंकि आपने भी कहा, आसिम ने भी कहा कि मसला और चैलेंज ज़्यादा देहात के अंदर है, शहरों में नहीं है, तो सोशल मीडिया क्या खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज जो देहात इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तक सोशल मीडिया पहुँचता है? बिल्कुल पहुँचता है। जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो या वो लोग देखते हैं, ज़्यादातर लोग वो मोबाइल में डालते हैं ना, तो फिर वो गांव के अगर सिग्नल भी ना हो ना, तो वहाँ पे भी लोग देखते हैं, मोबाइल में डालते हैं, फिर बाद में वो लोग देखते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें। और ये वीडियोस आप पश्तो में ही बनाते हैं? बिल्कुल पश्तो में ही बनाते हैं। बहुत शुक्रिया ईसा खान औरगज़ई, आसिम कमाल, दोनों बहुत ही नौजवान, एक की उम्र 24 बरस, एक की उम्र 26 बरस, दोनों ने बेड़ा उठाया कि कैसे पश्तून पॉपुलेशन तक, जहां मेन चैलेंज है
पोलियो वैक्सीनेशन का पाकिस्तान के बाकी इलाके अपने आप को महफूज बना चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके, इसी तरह जो पश्तून पॉपुलेशन कराची में है उसकी जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर अभी भी पोलियो वैक्सीनेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस है और पोलियो उन इलाकों में एंडेमिक है जहाँ उसका मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में ये बात जो है बहुत तशवीश की बनती है। पाकिस्तान का इमेज इससे मुतासर होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही के चंद हिस्से हैं जहाँ पर इस वक्त पोलियो जो है वो एक एंडेमिक है, मुसलसल चली आ रही है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नौजवान 24 और 26 वर्ष इनकी उम्रें, इनकी बात आपने सुनी। यहाँ गालिबन जो स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली है वो ये है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर 160 मिलियन से ज़्यादा यानी 220 मिलियन की आबादी में 150-160 मिलियन से ज़्यादा हैंड हेल्ड डिवाइसेस पाई जाती हैं, जिसमें गालिबन इस वक्त 70-80 मिलियन जो हैं वो स्मार्टफोन है, ये शायद इससे भी ज़्यादा है। और इमेजेस, पाकिस्तान एक ऑडियो विजुअल सोसाइटी है। यहाँ लोग लिखते नहीं है, पढ़ते इतना नहीं है, उर्दू में तहरीर हो, इंग्लिश में हो, उसे इतना पढ़ा नहीं जाता, लेकिन चीज़ों को सुना जाता है, देखा जाता है। और यही वजह है कि हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचा जा सके। देहात में, गाँव में, दूर दराज के इलाकों में। ये बहस आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।